कोए की आज की अध्यक्षता कर रही श्रीमती सौदागिनी जी, मंच पर बैठे हुए हमारे श्री रविंद्र कुमार जी, NSIC के CMD, MSME के ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री SN त्रिपाठी जी, मंच पर बैठी हुई श्रीमती गिरिजा रेड्डी जी और हमारे श्री आदिल शकूर जी, श्री निकू इकबाल, श्री उषा कृष्ण कुमार, श्री आसिफ इकबाल और श्री मिशियो मियाटा जापान से जो आए हैं। यहाँ आए हुए सभी महिला उद्यमियों, वुमन एंटरप्रेन्योर्स और अन्य महानुभाव, यहाँ पत्रकार अगर होंगे तो पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मुझे आज यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया गया था और मुझे जब जानकारी हुई कि वुमन एंटरप्रेन्योर्स इनका आज कॉन्फ्रेंस है, तो स्वाभाविक रूप से मेरी भी इच्छा हुई कि आपके बीच में आना चाहिए। अच्छी चीज़ ये हुई कि जब मैं आया तो उस समय गोवा की महामहिम राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा जी आपको स्वच्छ भारत मिशन के बारे में वार्ता कर रही थी और अंत में उन्होंने संकल्प भी आपको लेने के लिए आग्रह किया। स्वच्छ भारत मिशन, अगर मैं इसको इंडस्ट्री से जोड़ूं तो मैं कह सकता हूं कि जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट, ये जो नारा हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने दिया है, उसमें इसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। उद्योग पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को ठीक रखते हुए, पोल्यूशन से फ्री होकर, और जो उनका निर्माण कार्य हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, वो गुणवत्ता से युक्त हो, क्वालिटी से युक्त हो। इसको अगर व्यवस्थित तौर पर किया गया और आज के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आगे बढ़ा गया तो जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट, इसको हम लोगों के सामने प्रस्तुत भी कर सकते हैं और स्वच्छ भारत मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह भी कर सकते हैं। यहाँ जो लोग आए हैं और जिनको अभी अवार्ड दिया गया है, उनके एक्सीलेंस वर्क के आधार पर अवार्ड दिया गया है। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स भी अधिक से अधिक मात्रा में भागीदार बन रही हैं। यह केवल हिंदुस्तान के ही लिए नहीं, तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के लिए भी एक गौरव की स्थिति है। हमारे यहाँ तो प्रारंभ से ही महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए कार्य होता रहा है। हमारे यहाँ कहा जाता रहा है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। यह भाषा केवल बोली नहीं जाती थी, व्यवहार और आचरण में भी रहता था। ये दुर्भाग्य से बीच काल में कुछ ऐसी परिस्थिति का निर्माण हुआ जिसके कारण महिलाओं का उत्पीड़न और उनके साथ जिस तरीके से व्यवहार होना चाहिए, उस व्यवहार की कमी हुई। उसे कई कारण रहे हैं।
आज फिर से महिला सशक्तिकरण के आधार पर महिलाओं को हर क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जा रहा है। समाज का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में महिलाएं इस समय आगे नहीं बढ़ पा रही हो। चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, आप देख सकती हैं आपके सामने स्वयं महिला राज्यपाल भाषण कर रही थी। श्रीमती मृदुला सिन्हा जी एक अच्छी कथाकार भी हैं, कहानीकार भी हैं, लेखिका भी हैं। वो आपके बीच में आई। हमारे पार्लियामेंट में स्पीकर के नाते श्रीमती सुमित्रा महाजन और उनके परिवार में देखें तो वो भी एक वुमेन एंटरप्रेन्योर के नाते थी और उनके लड़के उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज अपने वाक्पटुता से, अपने स्पीचेस से बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करती रहती हैं। ऐसे अनेक महिलाएं जिन्होंने प्रेरणा प्रदान की है। स्वयं भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। इस समय कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा स्वयं सोनिया गांधी जी हैं। और क्षेत्रों में अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई के जो मुख्य कार्याधिकारी हैं श्रीमती चंद्रा कोचर हैं, श्रीमती इंदिरा नुई सीएफओ पेप्सिको के हैं, श्रीमती नैना लाल किदवई ग्रुप जनरल मैनेजर हैं HSBC बैंक, श्रीमती किरण मजुमदार शाह एमडी बायोकॉन, श्रीमती विनीता बाली एमडी ब्रिटानिया, श्रीमती मल्लिका श्रीनिवासन अध्यक्ष एवं सीईओ टेफे, श्रीमती नीलम धवन एमडी HP चित्रा रामकृष्ण एमडी NSI, श्रीमती इंदु जैन पूर्व अध्यक्ष टाइम्स ग्रुप की थी। अनेक नाम हैं। मैंने इसलिए नाम लिया कि भविष्य हिंदुस्तान का महिलाओं के नेतृत्व में भी आगे खुशहाल हो सकता है और बड़ी तेजी के साथ अपने को समान मानकर समाज का हम भी सही ढंग से नेतृत्व कर सकते हैं। समाज में हम भी आर्थिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। चाहे नॉलेज की बात होगी, चाहे स्किल डेवलपमेंट की बात होगी, उसमें भी हमारी महत्वपूर्ण भूमिका लोगों के सामने दिखाई पड़ेगी। यह एक स्वरूप हमारे सामने दिखाई पड़ा है। और आज का जो एकत्रीकरण है इस बात को दर्शाता है कि जो MSME इस समय आर्थिक रीढ़ के रूप में है, विकास के इंजन के रूप में है, उस MSME में भी महत्वपूर्ण भागीदारी महिला उद्यमियों की है। यह हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से हम देख रहे हैं। आगे बढ़कर काम करना, अच्छा से अच्छा निर्माण कार्य करने का प्रयत्न करना, गुणवत्तायुक्त सामान लोगों के सामने प्रस्तुत करना, ग्लोबल मार्केट में भी हमारा निर्माण, हमारा प्रोडक्ट उनके कंपटीशन में जा सके, इस प्रकार की व्यवस्था करना महिला उद्यमियों की तरफ से बड़ी तेजी के साथ किया जा रहा है। और इसलिए महिला उद्यमी हिंदुस्तान के अंदर अधिक से अधिक तैयार हों, हमारे तरफ से कोशिश है। हमें मान के चलते हैं कि अगर कोई पुरुष उद्यमी है तो एक परिवार का कार्य देखता है, और महिला उद्यमी वुमेन एंटरप्रेन्योर आती है तो मायका भी देखती है, ससुराल भी देखती है और भी परिवार देखती है। और उनके उस प्रकार के प्रयत्न के आधार पर कई परिवारों का भरण पोषण होता है।
बेरोजगार नौजवानों को, बेरोजगार युवतियों को व्यापक तौर पर काम दिया जा सकता है। और इसलिए हमने जोर दिया है। मैं एमएसएमई मंत्रालय जब से देखना शुरू किया हूं, मैंने इस बात पर जोर दिया है, महिला उद्यमियों की संख्या लगातार बढ़ती जाए, केवल शहरों में ही नहीं, केवल छोटे छोटे कस्बों में ही नहीं, तो हमने तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिला उद्यमियों का विकास हो, महिला उद्यमी आए, उनके लिए भी अवसर उपलब्ध हो। और इसलिए हमने, हमारे रविंद्र कुमार जी हैं, एनएसआईसी के सीएमडी हैं, हमने कहा कि आप छोटे छोटे मशीनों के आधार पर इंक्यूबेशन सेंटर सब जगह बनाइए, क्यों शहर में मत बनाइए, गांव में बनाइए। और गांव में बनाइए तो उसमें जो गांव की रहने वाली महिलाएं हैं वो क्या काम कर सकती हैं, उनको ट्रेनिंग दीजिए। ट्रेनिंग में कई चीजें हो सकती हैं, कपड़ों की सिलाई भी हो सकती है, स्टिचिंग भी हो सकती है, और भी कई निर्माण कार्य हो सकते हैं। मशीनें सस्ते दाम की, उन मशीनों पर स्वयं हैंड होल्डिंग ट्रेनिंग जिसको कह सकते हैं आप, वहां प्रत्यक्ष रूप से ट्रेनिंग प्राप्त करें और बाद में वो मशीनें सस्ते दाम पर खरीदकर स्वयं उसका निर्माण कार्य करें और अपने साथ और कई बहनों को जोड़कर, कोई मार्केटिंग कर रहा है, कोई रॉ मटेरियल तैयार कर रहा है, कोई प्रत्यक्ष रूप से वहां काम कर रहा है, कोई प्रचार कार्य में लग गया है। ये लगातार करते जाइए। हमारे सामने तो उदाहरण है लिज्जत पापड़ का। लिज्जत पापड़, मैं समझता हूं कि आप सबों ने नाम सुना होगा। लिज्जत पापड़ इस समय हजारों करोड़ का टर्नओवर है उनका, क्यों 7 बहनों ने शुरू किया। अहमदाबाद में 7 बहनों ने पापड़ बनाना शुरू किया। अब वही पापड़ केवल वो खुद नहीं बना रही, वो आटा मैदा जिसको कहते हैं वो दे देती है, गांव में महिलाओं को दे देती हैं। महिलाएं जाकर पापड़ बनाती हैं, उनको लाकर देती हैं और उसके आधार पर उनका पैसा देती हैं। आर्थिक व्यवस्था इस आधार पर होता है और अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन होता है। महिलाओं का सबसे अधिक अगर पार्टिसिपेशन हो रहा है इस समय, तो इस लिज्जत पापड़ को बनाने में हो रहा है सर्वाधिक पार्टिसिपेशन। गांव की महिलाएं, गरीब महिलाएं, और उसी में से जो ज्यादा पैसा अर्जित कर लेती हैं वही उनकी जनरल मैनेजर होती है। अभी मैं गया था तो देखा कि जनरल मैनेजर लिज्जत पापड़ की ये वो महिला थी जो प्रारंभ में 50 या 100 पापड़ बना के देती थी, और बाद में जब उसने सबसे अधिक पापड़ बनाया तो ये आकर के जनरल मैनेजर के रूप में काम करना शुरू किया। तो इस तरह से कई काम हैं जिस कार्य के आधार पर महिला उद्यमियों का विकास हो सकता है। इनके स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी आवश्यक है। महिला एंटरप्रेन्योर्स, बाकी के एंटरप्रेन्योर्स, साथ में उनका स्किल डेवलपमेंट, उनके साथ जॉब सीकर इन लोगों का स्किल डेवलपमेंट, सब लोगों को अपने उद्यमों में लगाने के लिए उसके अनुरूप जो भी जॉब सीकर हैं उनका स्किल डेवलपमेंट हुआ है उसमें उनको लगाना, और एक ऐसी स्थिति का निर्माण करना कि पूरे देश भर में जिस एमएसएमई को हमें कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इसका 45% का योगदान है, हम कहते हैं एक्सपोर्ट के अंदर इसका 40% का योगदान है। हम ये भी कहते हैं कि ग्रोथ के अंदर जो ग्रोथ रेट है उसमें भी 8% का योगदान है। और इस समय जितनी इकाइयां हैं
लगभग 4 करोड़ इकाइयां हैं, उसमें 8 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार नौजवान समायोजित हुए हैं। ये जब ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था तब की हालात है, और अगर हम व्यवस्थित तौर पर ध्यान दे देंगे तो इस संख्या बढ़कर बहुत अधिक हो जाएगी। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जितना भी अधिक से अधिक हम तैयार कर सकें, उनको ट्रेंड कर सकें, उनका स्किल डेवलपमेंट कर सकें, और उनको जगह जहां जिस प्रकार के रॉ मटेरियल्स हैं, उन रॉ मटेरियल्स के आधार पर छोटे छोटे उद्यमों को लगाने के लिए अगर प्रोत्साहन दिया जा सका तो हिंदुस्तान शीघ्र ही एक विकसित देश के रूप में उभर करके आ सकता है। महिलाओं का सर्वाधिक योगदान होगा। अभी जापान के हमारे मिशियो मियाटा साहब का आप सुन रहे थे। ये जापान भी आज जो डेवलप कंट्री हुआ है, कैसे हुआ है? अगर उसके मूल में जाइए तो आप देखेंगे कि एमएसएमई के आधार पर हुआ है, छोटे छोटे उद्योगों के आधार पर हुआ है। यूरोप के देश में जर्मनी आज डेवलप कंट्री के रूप में हुआ है तो एमएसएमई के आधार पर हुआ है। एमएसएमई ने ही लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत की है। जो भी देश आज डेवलप कंट्री के रूप में आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं, यह एमएसएमई के माध्यम से दिखाई पड़ रहे हैं। और इसलिए एमएसएमई में सबसे अधिक पार्टिसिपेशन होना आवश्यक है, और इसके लिए वुमेन एंटरप्रेन्योर, युवतियां अधिक से अधिक, और हम तो रूरल एंटरप्रेन्योर के लिए भी प्रयत्नशील हैं। अधिक से अधिक इन सब लोगों का आगमन हो सकेगा। छोटे छोटे उद्योग, गांव में जो पहले कॉटेज इंडस्ट्रीज कही जाती थी, उन कॉटेज इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का प्रयत्न, जिसके आधार पर गांव की आवश्यकताओं की पूर्ति हम उस माध्यम से कर सकें, इसको अगर हमने विस्तार दिया तो महिला, पुरुष, युवक, युवतियां उद्यमी के रूप में भी, स्किल्ड लेबर के रूप में भी, अच्छे मार्केटिंग करने वाले के रूप में भी, और प्रचार कार्य में लगने वाले के रूप में भी हमारे सामने तैयार हो सकते हैं। और ये चारों पांचों चीजें तैयार हुई तो दुनिया के अंदर अपने माल को अच्छा माल बनाकर, क्वालिटी से युक्त माल बनाकर हम एक आदर्श पैदा कर सकते हैं। और हिंदुस्तान को अगर हम इस व्यापक मात्रा में हमने निर्माण कार्य करना प्रारंभ किया तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री तो लगती हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग का काम तो करती हैं, लेकिन छोटे छोटे उद्यमों के आधार पर महिला, युवक, पुरुष, युवतियां, ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले लोग जगह जहां छोटे छोटे उद्यमों के जरिए से अगर निर्माण काम करना शुरू कर दिए तो भारत के प्रधानमंत्री का जो उनकी जो सोच है और जो कहते हैं कि हिंदुस्तान को हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। हिंदुस्तान को मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया ये स्वरूप निर्माण करेंगे तो मेक इन इंडिया माने हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के साथ ही साथ क्वालिटी के साथ साथ निर्माण कार्य होंगे इंटरनेशनल मानक के आधार पर, राष्ट्रीय मानक के आधार पर चीजों का निर्माण होगा। तो जहां भी जिस भी देश में जाएगा उस देश में लोग देखकर कहेंगे इट इज मेड इन इंडिया, इट इज मेड इन इंडिया। मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब। और अच्छा माल बनाए हैं, केवल पैकेजिंग अच्छी नहीं, जैसे किताब की पैकेजिंग बहुत अच्छी थी बहुत अच्छी थी, वैसे किताब भी अच्छी होगी लेकिन केवल पैकेजिंग से आकर्षित मत करिए, पैकेजिंग भी अच्छी होनी चाहिए लेकिन उसमें रखा हुआ माल भी अच्छा होना चाहिए। दुर्भाग्य है कि यहां तो जब सैंपल दिखाते हैं बायर को, वो आता है देख कर कहकर चला जाता है कि हाँ बहुत अच्छा है, और जब यहां से पैकेजिंग अच्छी बना दी जाती है और जो सामान दिखाया जाता है क्वालिटी खराब भेजी जाती है तो कहता है हिंदुस्तान का माल नहीं लेंगे, अब हम चीन का माल लेंगे। यह स्थिति नहीं होनी चाहिए। स्थिति होनी चाहिए
कि हिंदुस्तान से बन के आया है, अच्छा माल होगा। एक क्रेडिबिलिटी बनना जरूरी है। जब तक विश्वसनीयता नहीं बनेगी तब तो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया ये स्वरूप हम नहीं स्थापित कर सकेंगे। और इसलिए हम सब महिला, पुरुष, युवक, सभी इंटरप्रेन्योर से मेरा आग्रह है कि इस दिशा में हम काम करें। हम हमारे अपने देश का नाम फिर से रोशन करें। कारीगरी में हमारा देश बड़ा बहुत योग्य माना जाता था। दुनिया के अंदर कपड़ा बनाने की कारीगरी हमारी बड़ी महान थी। अंग्रेज आए, हमारे कारीगरों का हाथ का अंगूठा काट डाले ताकि अच्छी कारीगरी न करने पाए। ढाका का मलमल, ये शायद आपको याद होगा, पश्चिम बंगाल का बंगाल में जो इस प्रकार के निर्माण कार्य होते थे वो इतना अच्छे होते थे कि उसको लेने के लिए वो लालायित रहते थे। बनारस में जरी है, बनारसी साड़ी है, वो जरी और बनारसी साड़ी का दोनों का बड़ा एक योग रहा करता था। अभी भी है, लेकिन अब जरा डेटेरेशन की तरफ है। हमारे का पित्तल उद्योग बहुत अच्छा था। ये हैदराबाद में भी चीजें काफी है, लेकिन उसका गुणवत्ता कम हो रही है। हम गुणवत्ता युक्त करेंगे, हम इंटरप्रेन्योर बनेंगे, इंटरप्रेन्योर के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, उद्यमी तो हम बन जाते हैं, लेकिन कई बार हमारे समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना है। लेकिन उद्यमी बन जाने के बाद जो भी हम काम करना चाहते हैं, उस काम करने के साथ साथ उसके बारे में हमें जानकारी भी अच्छी होनी चाहिए। और जानकारी अच्छी करते करते हमारा स्किल डेवलपमेंट उस दिशा में कैसे हो, उसके ट्रेनिंग भी प्राप्त करनी चाहिए। और ट्रेनिंग प्राप्त करते हुए वही जो आप निर्माण कार्य कर रहे हैं उसमें अपनी मास्टरी प्राप्त करिए, उसमें अपनी विशेषता प्राप्त करिए, ताकि आपके साधारण चूड़ी बनाने वाला काम, चूड़ी जो पहनते हैं सब लोग, फिरोजाबाद की चूड़ी बड़ी मशहूर है। चूड़ी बनाना, चूड़ी अच्छी बनी तो लगेदार भाई हमें फिरोजाबाद की चूड़ी चाहिए, वो मंगा दो। बर्तन, चूड़ी, ये मिट्टी का जो बर्तन कुम्हार बनाता है वो भी बड़ी कारीगरी के साथ कभी कभी बनाता है। नहीं नहीं नहीं, हमें उस कुम्हार का, उस स्थान का वो मिट्टी का बर्तन चाहिए। और आजकल तो चाय बड़े, जिसको कुल्हड़ कहते हैं, कुल्हड़ पता नहीं उसका समझते होंगे कि नहीं आप लोग, कुल्हड़, उसको भी इतना बढ़िया बना कर देते हैं कि लोग कहेंगे हमने कप में नहीं पिएंगे। तो अपने यहां हर चीज की मास्टरी है, उसको करवाने की आवश्यकता है। इसको आप सब लोग अच्छी तरह से कर सकती हैं, बहुत अच्छी तरह से कर सकती हैं। सरकारी स्तर पर, शासकीय स्तर पर हम लोगों ने सुविधा देने का प्रयत्न किया है। महिलाओं के लिए हमने जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है, KVIC की तरफ से हम चलाते हैं, उसमें हम जो मार्जिन मनी देते हैं उसमें 25% का उनको छूट है, महिलाओं के लिए भी। हम जो प्रोक्योरमेंट है, जो PSUs अगर करती हैं खरीदारी में भी अभी तक 20% की खरीदारी सब लोग की होनी चाहिए। और SC ST के लिए 4% कहा है, हम करने जा रहे हैं, महिलाओं के लिए भी 4% होनी चाहिए। तो हर दृष्टि से हमारी तरफ से प्रयत्न है कि महिला उद्यमी अधिक से अधिक मात्रा में तैयार हों, उनको लोन लेने में भी कठिनाई न जाए, हर तरीके से सुविधा प्रदान करने का प्रयत्न हो। यह हमारी तरफ से कोशिश है। और मैं चाहता हूं कि उस दिशा में आप सब लोग ये अनुभव करते हुए कि भारत में अब MSME के बारे में ये सरकार बड़ी मजबूती के साथ चिंता कर रही, गंभीरता से चिंता कर रही है। उसके लिए हम एक नीति बनाने जा रहे हैं, जो हर कई खिड़कियों पर जाना पड़ता है, कई स्थानों से NOC लेनी पड़ती है, उसको हम ऑनलाइन करने जा रहे हैं। एक स्थान पर बैठे हुए एप्लीकेशन दीजिए, सारी चीजें प्राप्त हो जाएगी, NOC भी प्राप्त हो जाएगी, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अभी लेबर लॉ में सुधार हुआ है, अभी परसों नरसों घोषणा भी किया है कि 16 स्थानों को जाना जाता था, उसको हमने खत्म कर दिया है। तो ये सारी चीजें हम करने जा रहे हैं ताकि उद्यमिता का विकास हो। उद्यमिता का विकास होगा,
देश आगे बढ़ेगा। इसको ध्यान में रखकर हम लोग की तरफ से काम कर रहे हैं। अभी जापान में हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे, बहुत अच्छा खासा सहयोग मिला। आप ये मान के चलिए कि सबसे अधिक धन जो जापान का आएगा वो एमएसएमई में ही खर्च होने वाला है, अन्यथा नहीं खर्च होने वाला है, क्योंकि उसके महत्व को लोग समझ रहे हैं। और इसलिए आज के अवसर पर मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि अधिक से अधिक बहनें आए, विदेश से भी बहनें आई हैं, अभी छोटे छोटे भी देश से आई हैं, वहां एमएसएमई के लिए काम कर रही हैं। मेरी शुभकामना है कि अधिक से अधिक आपके उस काम में विस्तार हो, आगे बढ़ती जाए, और हम लोगों की तरफ से जो सहयोग की अपेक्षा है, जो सहयोग चाहते हैं, वो सहयोग देने का हम प्रयत्न करेंगे। हमारे एनएसआईसी की तरफ से अनेक प्रकार के सहयोग दिया जाता है, रेटिंग की दृष्टि से भी सस्ते दर पर रेटिंग का ये स्वयं करवा रहे हैं। रॉ मटेरियल का भी एनएसआईसी की तरफ से प्रदान किया जाता है, सस्ते दर पर प्रदान किया जाता है, लोन के आधार पर दिया जाता है। तो जैसा भी लेना चाहे हम हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि निर्माण कार्य अच्छा हो, काम अच्छा हो और अच्छी तरह से एक्सपोर्ट कर सकने में ग्लोबल मार्केट में भी हम एक अच्छी स्थिति का निर्माण कर सकें। इस दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर अगर हम सब लोग काम करेंगे तो निश्चित रूप से भविष्य में आप सब लोगों के सहयोग के आधार पर हिंदुस्तान एक विकसित देश के रूप में, डेवलप कंट्री के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत होगा, और ये श्रेय आप सब लोग को जाएगा, हम लोग को नहीं जाएगा, आप लोगों को जाएगा। आपने अपने इस कॉन्फ्रेंस से मुझे बुलाया, मुझे गौरवान्वित किया, इसके लिए मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे जो मिशियो साहब हैं और उनको लेकर आने वाले आदिल शकूर साहब, निको इकबाल साहब और उषा जी, ये सब लोग हैं, आए हैं, इन सब लोगों को मैं बहुत आभार मानता हूं। और आपने यमुग किया है, इसके लिए भी, यमुग है ना, इसके लिए भी मैं आप सब लोगों के प्रति शुभकामना व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।